एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें आप सितंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स जितने भी होंगे मैं आपको कवर करा दूंगी, तो वो आपके मंथ के एंड तक आपको सारे करंट अफेयर्स जो हैं इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग भी टेलीग्राम की लिंक चाहते हैं उनको भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और ये जो अभी स्क्रीन पे रेफरल कोड आपको दिख रहा है जो कि है शिक्षा 10, इसी रेफरल कोड का यूज़ करके आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। किसी भी कोर्स के लिए आप ले सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत ही नियर है, लगभग 90 डेज़ आप समझ सकते हो, 3 मंथ्स का आपके पास टाइम है और इन 3 मंथ्स में आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए, कुछ स्पेशल बैच स्टार्ट हुए हैं, कुछ स्पेशल कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी पे। तो आप अनअकैडमी का अगर रेलवे का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको वो बैच जो है, उस बैच में बहुत सारे टीचर हैं जो आपका एक बैच लेंगे जिसमें हर एक सब्जेक्ट का हर एक टीचर आपको पढ़ाएगा। लाइक कोई रीजनिंग पढ़ाएगा, जीएस के अलग अलग टीचर्स हैं, ठीक है, मैथ्स के अलग टीचर्स हैं। तो वो आपका एक 90 डेज़ का बैच होगा, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। तो 90 डेज़ का ये बैच होगा और इसमें आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर कराई जाएगी। और अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी देखना चाहते हैं कि आप कितना स्कोर करते हो, कैसा क्या है, तो देखिए आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। इन फ्री टेस्ट में क्या आप कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो और आराम से अपना फ्री टेस्ट दे सकते हो। जो भी देना चाहते हैं फ्री टेस्ट वो लोग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जल्दी सब्सक्रिप्शन लेना है और उसके बाद इन सारी चीज़ों को करिए और देखिए आप कहाँ पे पहुँच रहे हो। और आपको कोशिश करनी है कि आपको इन 90 डेज़ में सिलेक्शन लेना है। तो देर मत करिए, हमारे इस रेफरल कोड का यूज़ करके जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देख लीजिए आज का जो है हमारा सितंबर मंथ के करंट अफेयर, जैसा कि मैंने बताया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी आपके युद्धाभ्यास होते हैं, चाहे वो आपका नौसैनिक युद्धाभ्यास हो या फिर वो आपका आर्मी वाला युद्धाभ्यास हो, जितने भी हैं वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने 1-2 बार वीडियोस बनाई हैं इन वॉर पे इन युद्धाभ्यास पे रिलेटेड, तो उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और आज जो है हमारा क्वेश्चन आया है इंद्र युद्धाभ्यास से, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शंस है रूस, जापान, नेपाल और बांग्लादेश। तो इसमें आपको बता दें कि भारत और रूस मिल करके, भारत और कौन सा देश है, भारत और रूस, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, इंद्र नाम के युद्धाभ्यास का आयोजन करते हैं। पहले जो आपका ये युद्धाभ्यास था ये खाली नौसेना द्वारा कराया जाता था और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, 2003 से, 2003 से स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन 2017 में इंद्र युद्धाभ्यास आपका जल, थल और वायु तीनों ही सेनाओं के द्वारा जो है ये आयोजित होने लगा। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में बोला जा रहा है कि इस बार आयोजित कराया जाएगा। तो 2020 का जो आपका ये होगा इंद्र युद्धाभ्यास, ये आपका किसके किसके बीच हो रहा है, ये हो रहा है रूस और भारत के बीच। तो किसके बीच में होता है, रूस और भारत के बीच में, याद रखिएगा। ठीक है, आपके 2-3 तरीके से इससे क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे कि आपसे युद्धाभ्यास पूछ लेगा कौन कौन से देशों के बीच में कराया जाता है, या फिर आपको देश बता देगा कि इन देशों के बीच होने वाला युद्धाभ्यास जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने युद्धाभ्यासों पर रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकेगा तो आई बटन पे आपके लिए मेंशन करवा दिया जाएगा, आप आराम से वहां जाके वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है। पहला आपका अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, क्योंकि ये पहला है, ठीक है, इसलिए आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
तो कब आयोजित किया गया? अब मनाया जा रहा है क्या मनाया जा चुका है? कब मनाया गया? ये 7 सितंबर को मनाया गया। 4 ऑप्शंस दिए थे आपके, इसमें से आपका 7 सितंबर जो है वो क्या है? राइट है। 7 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, जिसके लिए भी जरूरत होगी वो हम लोग डिटेल में देख लेंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, जा रहा है क्या? मनाया गया। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये इसका नाम था, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप इसको इसकी थीम भी बोल सकते हो या आप इसको इसका नाम भी बोल सकते हो। ठीक है, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, ये मनाया गया। पर एक वेबिनार की अध्यक्षता की थी इन्होंने, किसने? पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। इस वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव भी शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव पारित करके 2020 से प्रत्येक वर्ष, ठीक है, यानी कि हर साल होगा 7 सितंबर को क्या? नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका नाम होता है, ठीक है, के तौर पे मनाने का फैसला किया था। तो आपसे हर बार आपका 7 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? 7 सितंबर को मनाया जाएगा नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मतलब आपका आकाश जो है, नीला आकाश क्यों बोला जा रहा है? जब आपका आसमान साफ होता है तो वो हमें कैसा दिखता है? नीला दिखता है। जब पॉल्यूशन की लेयर ज़्यादा नहीं होती है तो हमें कैसा दिखता है? एकदम क्लियर और ब्लू दिखता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो पॉल्यूशन है कम से कम हो और जो हमारा एनवायरनमेंट है ये बहुत ज़्यादा क्लियर दिखे। और ये तभी हो सकता है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का सीमित दोहन करें। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवन बीमा कंपनी, ठीक है, आपकी एक जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए, आपसे ब्रांड एम्बेसडर्स या इंडोर्समेंट कौन कर रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा पुराने, देखिए एक सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी आज फिर से कि आप सब्सक्रिप्शन तो लेंगे ही सारी चीज़ें, इसके अलावा अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए। आप चाहें तो आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जितने भी हो सके। उससे आपको क्या होता है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वेटेज कैसा रहता है, हालांकि वेटेज जो है वो कभी कभी चेंज हो जाता है क्वेश्चंस का, लेकिन आपको एक रफली आइडिया हो जाता है। अगर आप 5 से 6 साल का जो है प्रीवियस ईयर चेक कर लेते हो तो आपको एक रफली आइडिया हो जाता है कि हाँ इतना से इतना का पूछा जाता है और इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। ठीक है, तो वो ज़रूर करिएगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से चेक कीजिए, एनालाइज कीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़्यादा पूछी जाती है, जिनका वेटेज एग्जाम में ज़्यादा रहता है। पेपर किस तरीके का बनाया जाता है, मॉडरेट रहता है, टफ रहता है, ईजी रहता है, किस टाइप का होता है। ठीक है, तो वैसे पेपर आपके मोस्टली ईजी टू मॉडरेट ही होते हैं, टफ पेपर जल्दी नहीं आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लिया करिए प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आप चाहें, कुछ लोग जो हैं वो मोबाइल से पढ़ना नहीं पसंद करते, ऑनलाइन जो है पीडीएफ वगैरह से, तो आप लोग ये कर सकते हो कि आप किसी भी पब्लिकेशन की, कोई भी अच्छा पब्लिकेशन हो, उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक्स होती हैं, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए रेलवे के लिए कर रहे हो तो सबकी अवेलेबल हैं, तो आप अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी ऑर्डर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक ऑर्डर कर दीजिए जिसमें आपके पिछले साल के पेपर्स हो, उनका सॉल्यूशन हो। उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले बिना सॉल्यूशन देखे उसको सॉल्व करने की नेट टाइम पे कोशिश कीजिए। ठीक है, ये भी किया जाता है, नेट टाइम पे कोशिश कीजिए उसको सॉल्व करने की। मान लीजिए आपके पास जैसे कि जितना टाइम आपको उस एग्ज़ाम के लिए मिलेगा आपको उतना ही टाइम लेना है, जैसे कि 1.5 घंटे ही आपको लेने हैं एग्ज़ाम के एक पेपर के लिए, और उसको उतने ही टाइम में सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपकी गलतियाँ कहाँ हुई, पूरा माइनस मार्किंग वगैरह जैसे होता है आपको वैसे चेक करना है। ठीक है, और उसके बाद एक बार पूरा आपको 1 2 3 बार ऐसे पूरा कर लेंगे
तो उससे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बाकी आपको मैंने जैसा कि बताया कि फ्री टेस्ट अवेलेबल है अनअकैडमी पे, तो आप आराम से फ्री टेस्ट दीजिए। उससे आपको एक ऑनलाइन का, जो लोग भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांज ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नया ब्रांड एम्बेसडर देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आयुष्मान खुराना, सलमान खान, अजय देवगन या फिर सनी देओल। जिसमें से राइट क्या हो जाएगा, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को, जैसे कि आप जानते हैं, आयुष्मान खुराना एक एक्टर है और एक सिंगर भी हैं, ठीक है, कंपोजर भी हैं। इन्होंने गाने बनाए, लिखे और गाए हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एक्टिंग भी की है। आपने इनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी। थोड़ा सा लीड से हट के एक्टिंग करते हैं, इनकी सारी मूवीज़ जो है थोड़ी सी अलग होती हैं। तो इनको ही इस बार बजाज एलियांज का क्या चुना गया है, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? देखिए ईज ऑफ डूइंग 2019 की रैंकिंग जो है वो अभी निकली है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया है। देख लेते हैं। देखिए पहली स्टेट का नाम लिखा है मध्य प्रदेश, दूसरी है बिहार, तीसरी है पंजाब और चौथी है आंध्र प्रदेश। जिसमें से आपकी राइट स्टेट कौन सी हो जाएगी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर है। ठीक है, यानी कि पहले भी था और इस बार भी उसने अपनी रैंक जो है वो बरकरार रखी है और टॉप किया है। ठीक है, इस सूची में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। जबकि अब आपको ये भी देखना है कि बाकी के जो टॉप 3 हैं, एटलीस्ट उतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, जबकि जो तेलंगाना है वो तीसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर जो है रहा। इस सूची में झारखंड को 5वां, छत्तीसगढ़ को 6वां, हिमाचल प्रदेश को 7वां, राजस्थान को 8वां, पश्चिम बंगाल को 9वां और गुजरात को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, एक ही आप लोगों के लिए जो है एक होमवर्क है, या आप मुझे ऐसे डायरेक्ट कमेंट में अगर आप लोगों को पता हो तो बता दीजिए। यहाँ पे दूसरे वाले का नहीं लिखा है कि दूसरा स्थान जो है वो किसको प्राप्त हुआ है, तो मुझे कमेंट में बताइए। पहला स्थान तो आपके आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है, तीसरा जो है वो तेलंगाना को प्राप्त हुआ है, तो दूसरे स्थान पर कौन रहा है? ठीक है, मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सी स्टेट है जो कि दूसरे स्थान पर रही है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई? इस बार जो ब्रिक्स खेल होंगे 2021 के, उसकी मेजबानी यानी कि होस्टिंग करने के लिए कौन सा देश जो है उसको सौंपा गया है? तो देखिए ऑप्शन है आपके नेपाल, रूस, भारत और जापान। तो इसमें से राइट हो जाएगा भारत। ठीक है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म सभी लोग जानते होंगे, मैंने कई बार बताया भी है आपको। ठीक है, कई बार बताया है। चलिए, तो भारत को जो है इस बार मेजबानी ब्रिक्स खेल 2021 की सौंपी गई है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल कुछ बताने के लिए है नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो साथ साथ में आपको बताते चल रहे हैं। चलिए अब देखिए लिखा हुआ है भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ? ठीक है, तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ बने हैं विनोद कुमार यादव। ठीक है, याद रखिएगा विनोद कुमार यादव। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जो है डिटेल में देख लेते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने मौजूदा चेयरमैन विनोद कुमार यादव को सीईओ यानी कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अब देखिए ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेलवे के इतिहास में ये पहला मौका है जब सीईओ का पद जो है वो सृजित किया गया, मतलब नया सीईओ का पद जो है वो बनाया गया, यानी कि इससे पहले नहीं था, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
सीईओ का पद जो है वो सृजित किया गया है। विनोद कुमार यादव चेयरमैन एवं सीईओ का पद संभालेंगे। चेयरमैन तो रहेंगे ही, साथ में सीईओ भी रहेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी और रेलवे में बड़े पैमाने में शुरू किए गए सुधारों के तहत ये कदम जो है वो उठाया गया है। सीईओ का पद सृजित हुआ है और सीईओ कौन बने पहले? विनोद कुमार यादव। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है? देख लीजिए कौन कौन सी एक्ट्रेस है। काजोल, जूही चावला, माधुरी दीक्षित या फिर करिश्मा कपूर। तो इसमें से राइट हो जाएगा आपका जूही चावला। ठीक है, जूही चावला जो है वो राइट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं इमामी की काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते थे, उसमें से एक बहुत ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है जो कि आपका बोरोप्लस। ठीक है, बोरोप्लस नाम से उनका एक जो है उनकी क्रीम आती है जो कि विंटर्स के लिए मोस्टली होती है। ठीक है, बोरोप्लस। अब तो उनकी इमामी की काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने निकाले, तो इसी बोरोप्लस का उन्होंने एक सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र निकाला। इमामी का बोरोप्लस नेम से हैंड सैनिटाइज़र निकाला और वो सैनिटाइज़र उसी हाइजीन की बात की जा रही है ना, साफ़ सफाई से रिलेटेड, तो उसी हैंड सैनिटाइज़र रेंज के जितने भी उत्पाद हैं, मतलब सिर्फ हैंड सैनिटाइज़र ही नहीं, और भी अगर इनका हाइजीन रेंज का कोई उत्पाद है तो उन सभी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो जूही चावला को बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? अब देखिए नया लोकपाल कौन बने हैं? नया लोकपाल आपके बने हैं बदर दुर्रेज अहमद। ठीक है, कौन बना है? बदर दुर्रेज अहमद बने, याद रखिएगा। न्यू लोकपाल जो नियुक्त की गई है DDCA में, यानी कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ में, तो नए लोकपाल कौन बने हैं? बदर दुर्रेज अहमद बने। पहले न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति के रूप में जो है ये कार्य कर चुके हैं। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया के कौन से खिलाड़ी हैं? सॉरी, ऑस्ट्रिया के वे कौन से खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी, जिन्होंने US ओपन जीत के अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो वो है डोमिनिक थीम। इनका सिर्फ आपको देखिए यहाँ पे नाम याद रखना है, कोई इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आपका ऐसा है कि अगर आप एक बार अच्छे से देख लोगे तो अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप डायरेक्ट टिक कर लोगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम एक दो बार क्वेश्चंस अपनी नज़रों के सामने देख लेते हैं तो वो जब भी आपको एग्जाम्स में दिखते हैं आपको याद आ जाता है। ठीक है, अगर बाई चांस आप भूल भी गए हो नाम तो वो आपको देखते ही याद हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 1 से 2 बार जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी आंखों के सामने आए, सारे क्वेश्चंस आए, ताकि अगर आपके सामने वो क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप उसको कर ले जाओ। साथ में न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते रहना है। ठीक है, और जो लोग भी जिनके मतलब अब तो आपका NTPC का लगभग 1 साल का आएगा, तो अब उसका पुराना न्यूज़पेपर तो आप नहीं पढ़ सकते, नए न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते रहा करिए। उससे आपका जो भी एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर न्यूज़पेपर आप पूरा पढ़ो तो ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से करंट अफेयर पढ़ो, लेकिन हालांकि होता क्या है, न्यूज़पेपर में बहुत वाइड रेंजेस में न्यूज़ होती है और काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी होती है जो कि हमारे लिए कोई भी काम की नहीं होती, तो कई बार हम लोग नहीं पढ़ पाते अपने काम की न्यूज़। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर भी देखते हो उसके साथ आप डेली करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेटर है। ठीक है, एटलीस्ट डेली नहीं तो यहाँ पे जितनी क्लास में मैं जो भी करंट अफेयर आपको पढ़ाती हूँ उसको तो ज़रूर पढ़ लीजिए। और इसके अलावा आपके साल भर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए भी वीडियोज़ जो है हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये तो अभी के हैं। ठीक है, ये तो प्रेजेंट के आपके सितंबर के हैं, लेकिन 1 साल का बहुत जो है आपका इम्पोर्टेंट डेटा आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा करो, तो उसके लिए भी हम लोग जो है वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई कौन हुए हैं प्रमुख सचिव के रूप में? IAS नीतीश्वर कुमार। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है?
तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, लगभग 3 डिकेड से ज़्यादा हो गए, 3 दशक से ज़्यादा हो गए हैं जब से आपकी ये जो आई शिक्षा नीति, उसमें कोई भी राज्य ने बदलाव किया हो। लगभग 34 साल हो गए, तो 3 दशक से 3 डिकेड से ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 34 साल हो गए, और उसके बाद जो है अब बदलाव हुआ है शिक्षा नीति में, और किसने किया है? वो आपका पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड लिटरेसी डे। ठीक है, निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है? देखिए आपके पास ऑप्शंस है 8 सितंबर, 12 अगस्त, 5 मार्च, 10 जनवरी। तो इसमें से आपका राइट हो जाएगा 8 सितंबर। हालांकि आप लोग ऐसे भी समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ सितंबर के जो है करंट अफेयर्स है, पर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में जब आएगा तो आपको पता नहीं होगा कि कौन से मंथ के हैं। ठीक है, तो 8 सितंबर जो है इसमें से राइट हो जाएगा। इस दिन आपका वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। पूरे विश्व में साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, प्राथमिकता को बढ़ावा मिले। पहला विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? ये देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 8 सितंबर 1966 को, 8 सितंबर 1966 को पहला विश्व साक्षरता दिवस जो है वो मनाया गया था। ठीक है, दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस के दिन कई समारोहों का आयोजन किया जाता है। इस दिन यूनेस्को पेरिस स्थित अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार भी प्रदान करता है। ठीक, चलिए एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका कहाँ है भाई? पेरिस में है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नया नाम दिया है या क्या नया नाम रखा है? बहुत सारे ऐड आप लोगों ने देखे होंगे क्योंकि जब इसके ऐड आए तो लगातार बहुत सारे ऐड दिए गए। इसके अलावा और भी लोग वैसे जान गए होंगे, अगर नहीं जानते तो आपको बता देते। इसको बोला जा रहा है वी। ठीक है, आपने एक वी करके ऐड सुना होगा, इसमें वी बोलते हैं वो लोग, तो वी बोला जा रहा है VI। ठीक है, वी, तो इससे वी से हो गया वोडाफोन, आई से हो गया आइडिया। ये अब तक का सबसे बड़ा समझ लीजिए, अगर कोई टेलीकॉम कंपनी का मर्ज हुआ है तो ये सबसे बड़ा जो है मर्ज यही हुई है। दोनों कंपनियां वोडाफोन और आइडिया दोनों क्या हो गई है? मर्ज हो गई हैं और वी बन गई हैं। ठीक है, वी बन गई है। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो आपका ये जो है ये सही है। ठीक है, बी ऑप्शन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पुरानी योजना स्वयं, ठीक है, स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? कौन सी राज्य सरकार है? ऑप्शंस हैं पंजाब, तमिलनाडु, असम, बिहार। ठीक है, तो इसमें से ये योजना जो है वो है असम के द्वारा शुरू की गई है, दोबारा से लॉन्च की गई है, यानी पहले भी थी। अब स्वयं के बारे में हम लोग देख लेते हैं, स्वयं क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए लिखा हुआ है, इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इससे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण, यही इसका नाम है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना स्वयं। ठीक है, तो ऐसे ही इसका नाम स्वयं बना है, योजना कहा जाता है। यह असम के युवाओं को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में आय सृजन की गतिविधियां करने के लिए वित्तीय सहायता, मतलब फाइनेंशियल हेल्प देता है। मतलब आपको कुछ भी अगर करना है तो हम आपको क्या करेंगे? फाइनेंशियल हेल्प देंगे स्वरोजगार के लिए। इसके अलावा देखिए लिखा हुआ है कि इस योजना के तहत स्थायी विकास सुनिश्चित करने वाले पारंपरिक कारीगर, जो पारंपरिक कारीगर क्या होते हैं भाई? पहले टाइम से कोई कला है उनके पास, वो उसी चीज को बनाते आ रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि बुनकर हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करती चली आ रही होती है क्योंकि उनको उसमें महारत हासिल होती है। वो जितना अच्छा उनको आता होता है तो वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर उनके बच्चे भी आगे चल के वही काम सीख करके उसी काम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई जो है
टेराकोटा से कुछ बनाता है, या इस तरह की चीज़ें हैं बहुत सारी आपने देखी होंगी, आपके हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं इस तरह की चीज़ों को बनाने में, तो ये सारे पारंपरिक कारीगर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो पारंपरिक चीज़ें पारंपरिक का मतलब क्या है, बहुत पहले टाइम से परंपरा से चली आ रही है ना, बहुत पहले टाइम से लोग करते आ रहे हैं उनको। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि पारंपरिक कारीगर हैं, उनके आय स्तर में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, इसके लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, चलिए, ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया? तो असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2 लाख से अधिक लोगों को इससे क्या होगा, लाभ मिलेगा। अब देखिए लाभ कितना मिलता है, योजनाएं तो बहुत लॉन्च होती हैं, लोगों को, जनता को उसका कितना फायदा मिलता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से लॉन्च भी होती हैं, पैसा भी उनके लिए जाता है, लेकिन फिर कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं चलता है। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे। फिर से जल्दी से आपके लिए सितंबर मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आएंगे। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बोला है कि एनटीपीसी के लिए हमारा बैच जो है वो चलता रहेगा। एनटीपीसी के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आपके, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों या फिर किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, उनको भी हम लोग साथ में लाते रहेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।